सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन यही इस मनहवा की सबसे बड़ी खासियत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बंदे की कहानी की जिसे एक दिन एक अजीब सा ऐप मिलता है, इंसेक्ट रेजिंग ऐप। और ये कोई आम ऐप नहीं है, ये उसे कीड़ों की पूरी आर्मी बनाने की पावर देता है। और जैसे ही दुनिया पर तबाही टूटती है, मॉन्स्टर्स, खून खराबा और सर्वाइवल की लड़ाई शुरू होती है, वही ये लड़का अपने छोटे छोटे कीड़ों को हथियार बनाकर दुनिया की सबसे डेंजरस आर्मी तैयार कर देता है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी अनोखी, डार्क और मजेदार कहानी के लिए जहां हीरो की तलवार नहीं, उसकी कीड़े वाली सेना दुश्मनों का खात्मा करेगी। चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। 300 साल पहले स्वर्ग का डब्ल्यू प्रकट हुआ और अनगिनत गुप्त साम्राज्य और डंग पृथ्वी पर उतर आए। उनके साथ साथ कई ताकतवर राक्षस भी आए जिन्होंने मानवता के लिए प्रलय की घोषणा कर दी। शुरुआती तबाही के बाद अवेकंड नाम के लोग सामने आए। जॉब चेंजर्स नाम के इन लोगों के पास एक खास शक्ति थी जिसकी मदद से इन्होंने उन राक्षसों को हराया और दुनिया को विनाश से बचा लिया। इन राक्षसों से लड़ने के लिए जॉब चेंजर्स गुप्त साम्राज्यों की खोज में निकल पड़े, जिससे उन्हें दौलत और जरूरी सामग्री मिल सके। देश भी इन जॉब चेंजर्स को बढ़ावा देने लगे और हर किसी को 18 साल की उम्र में जागृत होने की अनुमति दी गई। फिर वो दिन आया जब 18 साल के छात्रों को अपनी क्लास जगाने का मौका मिला। क्लास जगाने के लिए उन्हें एक जादुई नीले क्रिस्टल को छूना होता था। कई छात्रों ने उस क्रिस्टल को छुआ। तीसरे साल की क्लास 2 का एक छात्र डब्ल्यू क्लास को जागृत नहीं कर पाया और उसे बिना क्लास वाला छात्र कहकर बुलाया गया। वही तीसरे साल की क्लास 3 के एक छात्र एलाइड्यू ने स्वॉर्ड्समैन क्लास को सफलतापूर्वक जागृत कर लिया। फिर क्लास 2 के दूसरे साल का एक और छात्र वैंग हाउ ने क्राफ्टर क्लास जागृत की। अवेकनिंग्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, कॉम्बैट, सपोर्ट और क्रिएशन। इनमें कॉम्बैट क्लास सबसे ज्यादा काम की मानी जाती थी और हर कोई उसे ही पाना चाहता था। दूसरी ओर क्रिएशन क्लास को कोई नहीं पाना चाहता था क्योंकि इसमें वे लोग आते थे जो लड़ नहीं सकते थे और सबसे कमजोर समझे जाते थे। कुछ और छात्रों ने क्रिस्टल को छुआ। एक बैंगनी बालों वाला छात्र खुश हो गया क्योंकि उसे कॉम्बैट कैटेगरी की मैजिक स्वॉर्ड्समैन क्लास मिली थी। वही एक और छात्र दुखी हो गया और रोने लगा क्योंकि उसे क्रिएशन क्लास मिली थी। वो सोचने लगा कि आखिर उसे ये क्लास क्यों मिली जो लड़ाई के काम की नहीं थी। अवेकनिंग सेरेमनी पूरी होने के बाद क्लास रैंक भी बताए गए। ये आमतौर पर 4 कैटेगरी में बंटी होती थी, कॉमन, सीक्रेट और डिवाइन। इनमें डिवाइन रैंक सबसे दुर्लभ मानी जाती थी, जो 100 साल में एक बार ही देखी जाती थी। अब बारी थी हमारे नायक जोंग चेन की। उसने क्रिस्टल को छुआ और तभी वो क्रिस्टल जोर से चमकने लगा। ये देख बाकी छात्र हैरान रह गए। एक भूरे बालों वाले लड़के ने जोंग चेन की ओर इशारा किया और सबको बताया कि वो एकेडमी प्रोडिजी का है। इस नाम से मशहूर एक और छात्र ने सबको बताया कि ये अवेकनिंग की निशानी है। जैसे ही जोंग चंग ने क्रिस्टल को छुआ, वो तेजी से चमकने लगा और उसकी रोशनी आकाश की ओर बढ़ने लगी। बाकी छात्रों ने हैरानी से पूछा कि ये कौन सी रैंक की क्लास हो सकती है। कई लोगों ने सोचा कि शायद ये डिवाइन रैंक की क्लास है क्योंकि जोंग सिटी में 100 सालों से कोई डिवाइन टैलेंट पैदा नहीं हुआ था। कुछ ही सेकंड में क्रिस्टल से निकलती रोशनी ने आसमान में एक विशाल पेड़ की आकृति बना दी जिसे पूरे शहर से देखा जा सकता था। कहा जाता है कि जब भी कोई डिवाइन रैंक की क्लास जागृत होती है तो एक ऐसा नजारा पैदा होता है जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता है। कुछ पल बाद जोंग चंग की अवेकनिंग सफल हो गई। वो एक हाथ से क्रिस्टल को छुए हुए था और दूसरे हाथ को अपनी पैंट की जेब में डाले आसमान की ओर चुपचाप देख रहा था। उसी वक्त स्कूल के डायरेक्टर वैंग वहां पहुंचे। वो जोंग चंग के पास आए और उसे स्कूल का गर्व बनने की बधाई दी। उन्हें यकीन था कि जोंग एक कॉम्बैट क्लास जागृत करेगा, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वो एक डिवाइन क्लास जागृत करेगा। ये कहने के बाद डायरेक्टर वैंग ने जोंग से पूछा कि उसने कौन सी क्लास जागृत की है। जोंग चंग ने हल्का सा सिर घुमाकर डायरेक्टर की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसने कोई कॉम्बैट क्लास नहीं ली है। ये सुनते ही डायरेक्टर वैंग हैरान रह गए। उन्होंने जोंग की ओर देखा और पूछा कि क्या फिर उसने कोई सपोर्ट क्लास जागृत की है। जोंग चंग ने अपना शरीर डायरेक्टर की ओर घुमाया, दोनों हाथ साइड में फैलाए और उसकी हथेलियों में आत्माओं, स्पिरिट्स से बनी पौधों जैसी आकृतियां उभर आई। जोंग ने सबको बताया कि उसने एक क्रिएशन क्लास जागृत की है, वो भी डिवाइन रैंक की, जिसका नाम है स्पिरिचुअल मास्टर। उसने ये भी बताया कि ये टैलेंट पौधों और छोटे जीवों की ग्रोथ में मदद करने के लिए है। ये सुनकर डायरेक्टर और बाकी सभी लोग दंग रह गए। वो जोंग को घूरने लगे और बोले कि ये ठीक नहीं है क्योंकि क्रिएशन क्लास में कोई लड़ने की ताकत नहीं होती, इसलिए डिवाइन रैंक होने के बावजूद भी इसे बेकार माना जाता है। डायरेक्टर वैंग के साथ खड़े प्रोफेसर ने जोंग से कहा कि निराश मत हो, भले ही तुम लड़ नहीं सकते पर कम से कम तुम सुरक्षित रहोगे। उन्होंने समझाया कि स्पिरिचुअल मास्टर्स काफी लोकप्रिय होते हैं। जैसे ही प्रोफेसर जैंग चेन को रिसर्च के फील्ड में जाने की सलाह दे रहे थे, उन्होंने ये भी जोर दिया कि जिस सिफारिशी लेटर का उन्होंने वादा किया था वो अब मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जैंग चेन रिसर्च फील्ड में जाए तो एक प्रोफेसर उसे एक रिकमेंडेशन लेटर दिलवा सकता है। लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर अपनी बात पूरी कर पाते, जैंग चेन ने बीच में ही रोक दिया। उसने उनकी तरफ सिर घुमाया, मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद कहा और अपने जैकेट की जेब में हाथ डालते हुए धीरे धीरे वहां से निकलने लगा। जाते जाते उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है। उसी वक्त एक छात्र हंसने लगा और अपने दोस्त से बोला, ये तो मजाक बन गया यार, मैं तो सोच रहा था जोंग चेन ने कोई डिवाइन कॉम्बैट क्लास हासिल की होगी, पर निकली तो बस क्रिएशन क्लास। दूसरे छात्र ने अपने चेहरे के पास हाथ रखकर कहा, जिंदगी भी अजीब होती है भाई। सबको लग रहा था कि एकेडमी का प्रोडिजी कोई जबरदस्त कॉम्बैट क्लास जागृत करेगा, और अब देखो, चाहे वो पढ़ाई में जितना भी अच्छा हो, लोग उसे बेकार ही मानेंगे। जैंग चेन ने अपने पैंट की जेब में हाथ डाले और चुपचाप बाहर की ओर बढ़ने लगा। आसपास के छात्र उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, भाई ये तो मजा आ गया, जोंग चेन हमेशा से मेहनती टाइप का था जब से उसने एकेडमी ज्वाइन की थी। एक और छात्र बोला, इतनी मेहनत की और बदले में क्या मिला, क्रिएशन क्लास। फिर किसी ने कहा, और लिन को देखो, जो हमेशा सेकंड आती थी, उसको एक सीक्रेट कॉम्बैट क्लास मिल गई। इतनी सारी बातें और ताने सुनकर जैंग चेन बस हल्के से मुस्कुराया। वो सोचने लगा कि अभी कुछ पल पहले ही यही लोग कितने अच्छे बन रहे थे
और अब बस एक क्रिएशन क्लास की वजह से सब कुछ बदल गया। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि इस दुनिया में बस ताकत की ही इज्जत होती है। वो सोचने लगा, क्रिएशन क्लास में आखिर कमी क्या है। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली के ऊपर एक सिस्टम विंडो खुल गई। सिस्टम नोटिफिकेशन के मुताबिक जैंग चेन ने डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास स्पिरिचुअल मास्टर को सफलतापूर्वक जागृत कर लिया था। साथ ही नेचुरल कैलेमिटी इंसेक्ट सिस्टम को एक्टिवेट करने की सारी शर्तें पूरी हो चुकी थी। अब उस सिस्टम की पहली यूनिट मदर ऑफ इंसेक्ट्स भी अनलॉक हो चुकी थी। जैंग चेन ने सिर साइड में घुमाया और उस सिस्टम विंडो को देखता रहा। वो मुस्कुरा उठा और मन में सोचा, ये क्लास तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। हमारे इस नायक का नाम था जैंग चेन। मरने के बाद उसका पुनर्जन्म इस अवेकन वर्ल्ड में हुआ था। डार्क एरा के खत्म होने के बाद ये पूरी दुनिया अजीब से राक्षसों और डंग से भर गई थी। उसी दिन से इस दुनिया ने एक ही चीज को मानना शुरू किया, सिर्फ ताकत की इज्जत होती है। जैंग चेन का जन्म इस दुनिया में एक अनाथ के रूप में हुआ था। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी। उसे लगा था कि 18 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले उसे सिर्फ अपनी मेहनत और स्किल्स के दम पर ही जीना पड़ेगा। लेकिन एक दिन, एक महीने पहले, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुल गई। उसमें लिखा था कि इंसेक्ट कैलामिटी सिस्टम उसकी क्लास अवेकनिंग के बाद मर्ज हो जाएगा और सक्सेसफुल ट्रांसफर के बाद एक्टिवेट भी हो जाएगा। जैंग चेन ने अपना हाथ ठुड्डी पर रखा और उस सिस्टम विंडो को गौर से देखने लगा। वो सोचने लगा, वो नस्ल जिसने कभी डार्क एरा में पूरी मानवता को तबाह कर दिया था, वो कितनी जबरदस्त ताकत वाली थी। उसे याद था कि जब पिछली बार कोई नेचुरल कैलेमिटी आई थी, तब इंसानों की 12 में से 9 किंग्स को कुर्बानी देनी पड़ी थी। तब जाकर वो आपदा सील हुई थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और सोचा, इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही सब कुछ है, इसमें कोई शक नहीं। वो उस सिस्टम विंडो को घूरने लगा और तभी उसके शरीर से तेज एनर्जी निकलने लगी। उसने सोचा, अगर मैं इंसेक्ट रेस की ताकत को अपने लिए इस्तेमाल कर लूं, तो फिर वही कीड़े। सोचे बिना जैंग चेन ने सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और तुरंत ही वो कहीं और टेलीपोर्ट हो गया, सिस्टम की दुनिया में। वहां पहुंचते ही उसने इधर उधर देखा और थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो आगे देखने लगा और आंखों पर हाथ रखकर सोचने लगा, क्या ये मेरी खुद की कॉन्शियसनेस की दुनिया है? उसके सामने एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल ट्री खड़ा था। उसे देखकर जैंग चेन सोच में पड़ गया, क्या ये मेरी टैलेंट का रूप है? पेड़? मैंने ये तो नहीं सोचा था। इसी दौरान और भी कई सिस्टम विंडोज उसके सामने खुलने लगी। अब जैंग चेन को पता चला कि उसकी क्लास में कई अलग अलग टैलेंट हैं। इन टैलेंट का नाम था एवोल्यूशंस ऑफ ऑल थिंग्स, लेकिन हर एक को इस्तेमाल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती थी। इन्हें हर 10 दिन में सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता था, और वो भी एक ही टारगेट पर। पहली टैलेंट का नाम था फ्रूट्स ऑफ ऑल थिंग्स। इसमें अगर जैंग किसी चीज की कुर्बानी देता है तो फल की ग्रोथ जल्दी हो सकती है और साथ में एक स्पेशल फल भी गिर सकता है। वो फल क्या होगा, ये रैंडम होता है। दूसरी टैलेंट थी इंप्रूव्ड ग्रोथ। इसकी मदद से वो किसी भी जिंदा चीज की ग्रोथ रेट बढ़ा सकता है। इस वक्त ये ग्रोथ रेट 10% तक बढ़ा रही थी। इसका मतलब था कि जैंग इस टैलेंट से किसी भी जीवित चीज की ग्रोथ को तेज कर सकता है। इस टैलेंट का कूल डाउन टाइम सिर्फ 8 घंटे का था। जैंग चेन ने फिर से अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और सिस्टम विंडो को ध्यान से देखने लगा। उसने सोचा, ये सिस्टम तो काफी अच्छा है, ये खुद ही मेरी टैलेंट का एनालिसिस कर चुका है। हालांकि उसकी टैलेंट में सीधी कॉम्बैट पावर नहीं दिख रही थी, लेकिन हर एक टैलेंट को सिस्टम के साथ मिलाकर यूज किया जा सकता था। उसी वक्त जब वो थोड़ा ध्यान भटका हुआ था, एक नई सिस्टम विंडो सामने आई। क्या तुम मदर इंसेक्ट को समन करना चाहते हो? जैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, समन करो। अगले ही पल जमीन के नीचे से एक भयानक एनर्जी बाहर निकलने लगी। सिस्टम ने फिर से नोटिफिकेशन दिया कि मदर इंसेक्ट को समन किया जा रहा है। जैंग चेन उस एनर्जी को घूरता रहा और सोचने लगा, इस मदर इंसेक्ट की प्रेजेंस बहुत जबरदस्त है। कुछ सेकंड बाद एक और सिस्टम विंडो खुली। नेचुरल कैलेमिटी रैंक की मदर इंसेक्ट 9 विंग्स ऑफ मायास्मा का सफलतापूर्वक समन हो गया है। वो जो जीव था, वो कोई मामूली कीड़ा नहीं था, वो एक विशालकाय राक्षसी कीट थी। जैसे ही वो समन हुई, उसकी नजर जैंग चेन पर पड़ी। जैंग थोड़े कदम पीछे हट गया। वो पूरी तरह दंग रह गया था। अब एक स्टेटस विंडो खुली। उस पर लिखा था, नाम 9 मायास्मा विंग फ्रॉम द अबिस, उपाधि सॉवरेन ऑफ डेथ। इतिहास, कभी एक ऐसी कैलामिटी रही जिसने तीसरे युग में विनाश मचा दिया था। डिवाउरिंग वैल्यू 0%। एफिनिटी विद जैंग चेन 100%। अब जैंग को डिवाउरिंग शुरू करना था, यानी मदर इंसेक्ट को शिकार खिलाकर उसकी अगली पीढ़ी तैयार करनी थी, ताकि उसकी अल्टीमेट एबिलिटीज अनलॉक हो सकें। मदर इंसेक्ट धीरे धीरे जैंग के पास आई। जैंग हैरान था। वो सोचने लगा कि ये इतनी बड़ी क्यों है। उस मदर ने जैंग की तरफ देखा और बोली, मास्टर। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम है लिटिल 9 और मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कोई भयानक जीव चाहिए खाने के लिए।
एक और सिस्टम विंडो खुली। इंसेक्ट मदर की ग्रोथ रेट अब 10% बढ़ गई है। अब जैंग उसे एनहांस कर सकता था। खास बात यह थी कि पहला एनहांसमेंट करने के लिए कोई भी सैक्रिफिशियल ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी। थैंक्स टू हिज टैलेंट। जैंग चेन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, सिस्टम विंडो की ओर देखा और सोचा, जब पहले अपग्रेड में कुछ देना ही नहीं है तो इसमें देर किस बात की। बिना वक्त गवाए जैंग चेन ने सिस्टम को कहा, उसे अपग्रेड करो। मदर इंसेक्ट का शरीर एक तेज हरे उजाले से चमकने लगा। जैंग चेन उसे गौर से देखता रहा और सोचने लगा, इसे लेवल अप करने के लिए डिवार करना जरूरी है, यानी इसे खुश रखना आसान नहीं होगा। मदर इंसेक्ट के शरीर से अब एक भारी ऑरा निकलने लगी और जैसे ही जोंग ने अपनी लड़ाई वाली पोजीशन ली, थोड़ी थोड़ी करके उसकी इंसेक्ट मदर इवॉल्व होने लगी और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर एक इंसानी औरत जैसा रूप लेने लगा। उसका शरीर एक बहुत ही ताकतवर ऑरा छोड़ने लगा। उसके बाल सफेद थे और वो एक आर्मी जैसी आर्मर पहने थी। उसकी नजरों में खून की प्यास साफ दिख रही थी। वो धीरे धीरे जोंग की तरफ बढ़ने लगी। तभी एक नया सिस्टम विंडो खुला और बताया गया कि क्वीन ऑफ द न्यू प्लेग, यानी ये नई कीड़ों की रानी, एक जबरदस्त एवोल्यूशन से गुजर चुकी है और अब उसका लेवल भी बढ़ गया है। लेवल बढ़ते ही उसे नई नई एबिलिटीज भी मिली। नर्चर, इस एबिलिटी से वो जोंग को मिलने वाला एक्सपीरियंस 10 गुना कर सकती है। पॉइजनस मिस्ट, इससे वो खुद को एक जहरीली गैस में बदल सकती है जो सब कुछ सड़ा सकती है। कम्युनियन, इससे वो जोंग की सभी एबिलिटीज को 20% तक एनहांस कर सकती है। जब जोंग ने उसका इंसानी रूप देखा तो वो हैरान रह गया। तभी वो इंसेक्ट मदर दौड़कर उसके ऊपर झपटी और उसे एक जोरदार हक दे दिया। उसने खुश होकर कहा, लिटिल नाइन इवॉल्व हो चुकी है। जोंग थोड़ा घबरा गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उसने थोड़ा सा सिर घुमाया और जैसे ही उसकी नजर इवोल्व्ड लिटिल नाइन पर पड़ी, वो थोड़ा सा शर्मा गया। लिटिल नाइन ने उसे हग करना बंद किया और जोंग ने उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। उसने आंखें बंद की, दोनों मुट्ठियां भींची और मुस्कुराकर बोली, मास्टर। लिटिल नाइन को मांस और खून चाहिए। जैसे ही जोंग उसका सिर सहला रहा था, एक नया स्टेटस विंडो खुला। उसमें लिखा था कि अब उसका नाम 9 मायस्मा विंग है और उसके पास 4 जबरदस्त एबिलिटीज हैं। पॉइजन मिस्ट, फीड, फ्यूरी, यूनाइटेड। फिलहाल उसका डिवॉरिंग वैल्यू 0% था। जैसे ही ये बार भर जाएगी, वो अपने बच्चों यानी कीड़ों की नई फौज पैदा कर सकेगी। उसके पास 2 पैसिव एबिलिटीज भी थी, एक्सपीरियंस रिटर्न, एट्रीब्यूट एनहांसमेंट। जॉन ने उसका स्टेटस देखा और सोचा, स्पिरिचुअल मास्टर वाला जो मेरा टैलेंट है, उससे इंसेक्ट मदर की डिवॉरिंग ग्रोथ भी तेज हो सकती है और उसका एक्सपीरियंस भी। इससे मेरी खुद की ग्रोथ भी तेजी से होगी। ऊपर से इंसेक्ट मदर मेरी सारी एट्रीब्यूट्स को 20% तक बढ़ा सकती है। मतलब मेरी क्लास और सिस्टम एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जोंग ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और अचानक उसके हथेलियों से ढेर सारे कीड़े बाहर निकलने लगे। वो उनकी तरफ देखता रह गया हैरानी से, और अब जोंग ने ठान लिया था, अगर वो जल्दी से जल्दी शिकार करता रहा और डिवार करता रहा तो बहुत जल्द उसके पास कीड़ों की एक विशाल आर्मी होगी। जोंग ने अपना सिर उस विशाल स्पिरिचुअल ट्री की तरफ घुमाया और सिस्टम मैसेज के उस पार्ट को याद किया जिसमें लिखा था, इनसेक्ट्स अबिस, एक ऐसी तबाही जो किसी प्राकृतिक आपदा जितनी खतरनाक है। इस अधूरी जानकारी से इतना तो पक्का हो गया था कि ये सब किसी को बताना खतरे से खाली नहीं था। अगर किसी ने इसे जान लिया तो जोंग की जान भी जा सकती थी। उसने अपने हाथ जेब में डाले और स्पिरिचुअल ट्री को देखते हुए ये तय किया कि फिलहाल वो अपनी क्लास क्रिएशन और इंसेक्ट मदर की पॉइजनस मायास्मा एबिलिटी को यूज करेगा ताकि वो चुपचाप मॉन्स्टर्स को डिवार करके खुद को और भी ताकतवर बना सके। जोंग छुपकर रहने वाला नहीं था। उसे तो इतना स्ट्रांग बनना था कि पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखा सके। इसी सोच में खोया हुआ था कि तभी सी ऑफ कॉन्शियसनेस का पानी अचानक से हलचल करने लगा। ये देखकर इंसेक्ट मदर तुरंत उछली और उड़ने लगी। दोनों ने पानी की तरफ देखा। जोंग ने उसे समझाया कि ये एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा है। इंसेक्ट मदर ने खतरनाक नजरों से पीछे मुड़कर देखा और तभी जोंग का ध्यान उसकी तरफ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खतरे का एहसास हो रहा है। तभी जोंग सिस्टम स्पेस से बाहर आ गया और जो सामने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो उससे काफी लंबा था, काले बाल, चेहरे पर दाढ़ी और आंख पर एक गहरा सा कट
यानी एक स्कार था। वो आदमी धीरे धीरे जॉन्ग के पास आया और बिना कुछ बोले उसकी आंखों में घूरकर देखने लगा। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच एकदम सन्नाटा था। फिर उस आदमी ने जॉन्ग से पूछा, जो अवेकनिंग फेनोमेनन पूरी सिटी ने देखा, क्या वो तुमने एक्टिवेट किया था? जॉन्ग ने उसकी तरफ देखा, अपने दांत भींच लिए और समझ गया, ये आदमी कम से कम मास्टर रैंक का तो है ही, या उससे भी ऊपर। अब वो पूरी तरह सतर्क हो चुका था और सोचने लगा, आखिर ये आदमी यहां क्यों आया है? अगर आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें, ताकि आपको इस कहानी की पूरी क्यों आया है। अगर आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें, ताकि आपको इस कहानी की पूरी समझ आ सके। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 2 की कहानी। जब वो आदमी जॉन्ग को घूर रहा था, तभी उसके शरीर से एक तेज हरे रंग की ऑरा निकलने लगी। आसपास के लोग भी उसकी ओर खिंचे चले आए। वो आदमी अभी भी दूर था, लेकिन उसकी ऑरा इतनी जबरदस्त थी कि हर कोई उसे महसूस कर पा रहा था। लोग सोचने लगे, आखिर ये कौन है? कौन से लेवल का अवेकन होगा ये? और जब उन्होंने देखा कि वो जॉन्ग चेन से बात कर रहा है, तो सबके मन में सवाल उठने लगे, क्या दोनों के बीच कोई टकराव है? वो आदमी लगातार जॉन्ग की आंखों में घूरता रहा। जॉन्ग को अजीब सा लगने लगा। बिना कुछ बोले वो आदमी काफी देर से उस पर दबाव बना रहा था। जॉन्ग के मन में आया, कहीं ये मुझे टेस्ट तो नहीं कर रहा? उसी वक्त इंसेक्ट मदर वहां प्रकट हुई। वो अपनी उंगली चाटती हुई जॉन्ग के पास आई और उस आदमी की तरफ घूरते हुए एकदम खतरनाक नजरों से बोली, ये आदमी खतरा है, इसे खा जाना चाहिए। उसके लिए वो आदमी बिल्कुल स्वादिष्ट शिकार जैसा लग रहा था। जॉन्ग का चेहरा उतर गया। उसे एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है और उसकी शंका सही थी। सिस्टम ने एक के बाद एक कई वार्निंग विंडोज खोल दिए। अलर्ट, थ्रेट डिटेक्टेड। सिस्टम ने बताया कि ये आदमी बहुत हाई वैल्यू प्रे है और इंसेक्ट मदर अब उसे डिवार करने वाली थी। जॉन्ग की बॉडी से भी एक शक्तिशाली ऑरा निकलनी शुरू हो गई। वो ऑरा चारों तरफ फैलने लगी। जॉन्ग को समझ आ गया कि अब कुछ गड़बड़ हो गई है। लिटिल नाइन ने खतरे को पहचान लिया है और अब वो हमला करने वाली है। उसकी ऑरा इतनी डरावनी और ठंडी थी कि वहां खड़े वे सारे स्टूडेंट्स जो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब अपने चेहरे हाथों से ढकने लगे। वो सब हैरान थे, ये जॉन्ग चेन की बॉडी से इतनी खतरनाक ऑरा कैसे निकल रही है? अब जॉन्ग गुस्से से भर चुका था। उसकी आंखों में खून खराबे की चमक थी। वो सीधा उस आदमी की आंखों में घूरने लगा। उसे याद आया कि जब भी इंसेक्ट मदर का डिवाउरिंग वैल्यू कम होता है तो उसकी हिंसक प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। इस बार अगर उसे रोकना है तो जॉन्ग को जल्दी से जल्दी कुछ मॉन्स्टर्स ढूंढने होंगे जिन्हें लिटिल नाइन खा सके। उधर जॉन्ग की ऑरा देखकर वो आदमी मुस्कुराने लगा और उसी मुस्कान से जॉन्ग समझ गया कि ये आदमी बस उसकी ताकत को परखना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसने इंसेक्ट मदर को एक्टिवेट कर दिया। अच्छी बात यह थी कि जॉन्ग अभी भी इंसेक्ट मदर को काबू में कर पा रहा था। उसने बिना वक्त गवाए उसे सप्रेस कर दिया और तभी सिस्टम की एक विंडो सामने आई। टेम्पररी सप्रेशन सक्सेसफुल, डिवाउरिंग वैल्यू लो। अब जॉन्ग को समझ आ गया था कि अगर वो बार बार ये सीन अवॉइड करना चाहता है तो उसे जल्दी ही इंसेक्ट मदर के डिवाउरिंग और ब्रीडिंग पर काम शुरू करना होगा। उधर वो आदमी अब भी अपने जैकेट की जेबों में हाथ डाले जॉन्ग को घूरता रहा और फिर उसने मुस्कुराते हुए जॉन्ग को बधाई दी। उसने कहा, तूने अभी अभी अवेकनिंग पूरी की है और इतनी जल्दी मेरी परीक्षा भी पास कर ली और पलटवार भी किया। वो बोला, तू वाकई डिवाइन अवेकनिंग के लायक है और तेरा भविष्य लिमिटलेस है। जॉन्ग चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई क्योंकि उसकी असलियत अब तक किसी को पता नहीं चली थी। अब वो धीरे धीरे उस आदमी के पास गया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम हो कौन? वो आदमी फिर से मुस्कुराया, अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, मेरा नाम है जय गैंग और मैं हूं नाइट वॉच का लीडर। वो बोला, मैं तेरी ताकत से बहुत प्रभावित हूं जॉन्ग, क्या तू हमारे साथ जुड़ना चाहता है? जॉन्ग एकदम हैरान रह गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जय गैंग नाइट वॉच का मेंबर होगा। द नाइट वॉच एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे जियार जिया ने खास तौर पर बनाया था, डीमंस और मॉन्स्टर्स की भीड़ से लड़ने के लिए। जब भी कोई बड़ी मॉन्स्टर वेव या नई सीक्रेट रिल्म या डंजन प्रकट होती तो सबसे पहले नाइट वॉच के लोग ही पहुंचते।
या तो जांच करने या फिर सीधे उन्हें खत्म करने। पर लगातार फ्रंटलाइन पर लड़ते रहने की वजह से नाइट वॉच के मेंबर्स की मौत की दर बहुत ज्यादा थी और ज्यादातर लोग इस संगठन से दूर ही रहना पसंद करते थे। लेकिन जॉन्ग के लिए मामला अलग था। उसकी इंसेक्ट मदर को लगातार मॉन्स्टर्स का मांस और खून खाना पड़ता था ताकि वो अपना डिवाउरिंग वैल्यू बढ़ा सके और फिर उसकी औलादें पैदा हो सके। इस वक्त जॉन्ग को बड़े मॉन्स्टर से लड़ने का एक मौका चाहिए था और जैसे ही डिवाउरिंग वैल्यू पूरा होता, इंसेक्ट मदर रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देती। लेकिन ये सब बहुत जबरदस्त कोहराम मचा सकता था, इसलिए जॉन्ग के लिए सबसे सही जगह थी जंगली इलाके, वाइल्ड नेचर। और अगर वो नाइट वॉच ज्वाइन कर लेता तो चाहे डिवाउरिंग हो या रिप्रोडक्शन, सारी मुश्किलें उसी के जरिए संभाली जा सकती थी। जॉन्ग जब जय गैंग का हाथ देख रहा था तो वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया, क्योंकि उसे लगने लगा नाइट वॉच ऑर्गेनाइजेशन तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन वही कुछ स्टूडेंट्स खड़े खड़े बातें बना रहे थे। नाइट वॉच का मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है, कोई पागल ही होगा जो वहां जाएगा। जोंग चंग जैसे बंदे का वहां जाना तो नामुमकिन है। उनकी बातें सुनकर जय गैंग हल्की सी मुस्कान के साथ जोंग की तरफ मुड़ा और बोला, जो भी अफवाहें नाइट वॉच के बारे में फैल रही है वो अब बीते जमाने की बात हो गई है। जोंग के मना करने से पहले ही जय गैंग ने उसे समझा दिया कि अगर वो नाइट वॉच में शामिल हो जाता है तो उसे पूरा प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। और क्योंकि जोंग का अवेकनिंग एक डिवाइन रैंक का था, इसलिए उसके पास जो ताकत और रिसोर्सेस थे वो नाइट वॉच के लिए बहुत कीमती थे। जॉन ने बिना ज्यादा सोचे समझे जय गैंग का हाथ पकड़ लिया और उसे लीडर कह दिया और बोला, अब और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जोंग ने जय गैंग की आंखों में देखते हुए कहा, नाइट वॉच की खोई हुई इज्जत को फिर से लौटाना हमारी जिम्मेदारी है और हमारी जेनरेशन को अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह सुनकर जय गैंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जोंग असल में नाइट वॉच को एक इंसेक्ट ब्रीडिंग का अड्डा बनाना चाहता था। और इससे पहले कि जोंग कुछ और जवाब देता, इंसेक्ट मदर खुद ही एक्टिव हो गई और तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशंस भेजने लगी। वो बहुत गुस्से में थी। उसने जोंग से कहा, मुझे ये आदमी खाना था, तूने इसे क्यों छोड़ा? और फिर चिल्लाई, मुझे बहुत भूख लगी है। जोंग को पसीना आने लगा। उसने आंखें बंद की और जय गैंग से बोला, हाँ, जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। और फिर बिना ज्यादा देर किए वो वहां से एक जरूरी काम का बहाना बनाकर निकल गया। थोड़ी दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर जय गैंग की तरफ देखा, हाथ हिलाया और बोला, 3 दिन बाद मैं टाइम पर नाइट वॉच के हेडक्वार्टर पहुंच जाऊंगा। जय गैंग बस चुपचाप खड़ा देखता रहा। उसके मन में चल रहा था, ये इतना आसान कैसे हो गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। उसे ये तक पूछना याद नहीं रहा कि जोंग का हिडन प्रोफेशन क्या है। उसी वक्त आसमान से 2 लोग गिरते हैं और जय गैंग के पास लैंड करते हैं। उनमें से एक था मार्शल आर्ट्स एकेडमी का 8वां एल्डर। जय गैंग ने उनकी तरफ देखा और कहा, अगर आप नाइट वॉच से लोग छीनने आए हैं तो देर कर चुके हैं। एल्डर ने पूछा, वो लड़का कहाँ है जिसने डिवाइन रैंक का क्रिएशन क्लास पाया है? यह सुनकर जय गैंग थोड़ा चौंक गया। उसने एल्डर की आंखों में देखते हुए पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? एल्डर उसके पास आया और बहुत ही शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ पूछा, क्या तुम सच में एक डिवाइन रैंक के क्रिएशन क्लास वाले को नाइट वॉच में भेजकर मरवाना चाहते हो? तभी जय गैंग को सच में पता चला कि जोंग का हिडन क्लास एक डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास है। उधर दूसरी तरफ जब जोंग सिटी की ओर जा रहा था तो एक आदमी अंकल वैंग उससे पूछता है, मेन सिटी में जो विशाल इवेंट हुआ था क्या वो तूने ही किया था? जैसे ही जैंग ने हाँ में जवाब दिया, अंकल वैंग के पास एक पर्पल बालों वाली लड़की आई। उसने कमर पर हाथ रखा और अंकल वैंग से कहा, धीरे बोलो, अगर कोई मुसीबत ढूंढने वाला सुन लेगा तो जान से हाथ धो बैठोगे। अंकल वैंग हंसते हुए बोला, अरे मैं तो वैसे भी हर समय कुछ ना कुछ बोलता ही रहता हूं। जैन ने अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, अंकल परेशान मत हो, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अंकल वैंग ने सिर घुमाकर जैंग की तरफ देखा और बोला, भले ही क्रिएशन कैटेगरी फाइटिंग के लिए नहीं होती, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां स्पिरिचुअल पौधे उगाने के लिए ऐसे लोगों को बहुत जरूरी मानती हैं। अगर तेरे मम्मी पापा आज जिंदा होते तो तुझ पर कितना गर्व होता।
जैंग मन ही मन मुस्कराया। उसे याद आया कि वो अब तक जिंदा है तो वो सब इन लोगों की वजह से है जो उसी बिल्डिंग में रहते हैं। उसने सबको धन्यवाद कहा और वादा किया कि वो इन्हें कभी नहीं भूलेगा। अंकल वैंग बोला, अरे छोड़ बेटा, ये छोटी मोटी बातें हैं। वैसे तू सही टाइम पर आया है। हम लोग अभी एक बिगिनर लेवल सीक्रेट रेल में जा रहे थे कुछ इक्विपमेंट इकट्ठा करने। तू भी चल हमारे साथ, सब मिलके लेवल अप करेंगे। जैन ने हंसते हुए हामी भरी और उसी वक्त एक सिस्टम मैसेज आया, टीम फॉर्मेशन कंप्लीटेड। कुछ देर बाद सबने पोर्टल पार किया और सीक्रेट रियल्म के अंदर चले गए। और रिसोर्सेस थे वो नाइट वॉच के लिए बहुत कीमती थे। जॉन ने बिना ज्यादा सोचे समझे जय गैंग का हाथ पकड़ लिया और उसे लीडर कह दिया और बोला, अब और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जॉन्ग ने जय गैंग की आंखों में देखते हुए कहा, नाइट वॉच की खोई हुई इज्जत को फिर से लौटाना हमारी जिम्मेदारी है और हमारी जेनरेशन को अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह सुनकर जय गैंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि जॉन्ग असल में नाइट वॉच को एक इंसेक्ट ब्रीडिंग का अड्डा बनाना चाहता था। और इससे पहले कि जॉन्ग कुछ और जवाब देता, इंसेक्ट मदर खुद ही एक्टिव हो गई और तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशंस भेजने लगी। वो बहुत गुस्से में थी। उसने जॉन्ग से कहा, मुझे ये आदमी खाना था, तूने इसे क्यों छोड़ा? और फिर चिल्लाई, मुझे बहुत भूख लगी है। जॉन्ग को पसीना आने लगा। उसने आंखें बंद की और जय गैंग से बोला, हाँ, जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। और फिर बिना ज्यादा देर किए वो वहां से एक जरूरी काम का बहाना बनाकर निकल गया। थोड़ी दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर जय गैंग की तरफ देखा, हाथ हिलाया और बोला, 3 दिन बाद मैं टाइम पर नाइट वॉच के हेडक्वार्टर पहुंच जाऊंगा। जय गैंग बस चुपचाप खड़ा देखता रहा। उसके मन में चल रहा था, ये इतना आसान कैसे हो गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। उसे ये तक पूछना याद नहीं रहा कि जॉन्ग का हिडन प्रोफेशन क्या है। उसी वक्त आसमान से 2 लोग गिरते हैं और जय गैंग के पास लैंड करते हैं। उनमें से एक था मार्शल आर्ट्स एकेडमी का 8वां एल्डर। जय गैंग ने उनकी तरफ देखा और कहा, अगर आप नाइट वॉच से लोग छीनने आए हैं तो देर कर चुके हैं। एल्डर ने पूछा, वो लड़का कहाँ है जिसने डिवाइन रैंक का क्रिएशन क्लास पाया है? यह सुनकर जय गैंग थोड़ा चौंक गया। उसने एल्डर की आंखों में देखते हुए पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं? एल्डर उसके पास आया और बहुत ही शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ पूछा, क्या तुम सच में एक डिवाइन रैंक के क्रिएशन क्लास वाले को नाइट वॉच में भेजकर मरवाना चाहते हो? तभी जय गैंग को सच में पता चला कि जॉन्ग का हिडन क्लास एक डिवाइन रैंक क्रिएशन क्लास है। उधर दूसरी तरफ जब जॉन्ग सिटी की ओर जा रहा था तो एक आदमी, अंकल वैंग, उससे पूछता है, मेन सिटी में जो विशाल इवेंट हुआ था, क्या वो तूने ही किया था? जैसे ही जैंग ने हाँ में जवाब दिया, अंकल वैंग के पास एक पर्पल बालों वाली लड़की आई। उसने कमर पर हाथ रखा और अंकल वैंग से कहा, धीरे बोलो, अगर कोई मुसीबत ढूंढने वाला सुन लेगा तो जान से हाथ धो बैठोगे। अंकल वैंग हंसते हुए बोला, अरे मैं तो वैसे भी हर समय कुछ ना कुछ बोलता ही रहता हूं। जैन ने अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, अंकल परेशान मत हो, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। अंकल वैंग ने सिर घुमाकर जैंग की तरफ देखा और बोला, भले ही क्रिएशन कैटेगरी फाइटिंग के लिए नहीं होती, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां स्पिरिचुअल पौधे उगाने के लिए ऐसे लोगों को बहुत जरूरी मानती हैं। अगर तेरे मम्मी पापा आज जिंदा होते तो तुझ पर कितना गर्व होता। जैंग मन ही मन मुस्कुराया। उसे याद आया कि वो अब तक जिंदा है तो वो सब इन लोगों की वजह से है जो उसी बिल्डिंग में रहते हैं। उसने सबको धन्यवाद कहा और वादा किया कि वो इन्हें कभी नहीं भूलेगा। अंकल वैंग बोला, अरे छोड़ बेटा, ये छोटी मोटी बातें हैं। वैसे तू सही टाइम पर आया है। हम लोग अभी एक बिगिनर लेवल सीक्रेट रेल में जा रहे थे कुछ इक्विपमेंट इकट्ठा करने। तू भी चल हमारे साथ, सब मिलके लेवल अप करेंगे। जैन ने हंसते हुए हामी भरी और उसी वक्त एक सिस्टम मैसेज आया, टीम फॉर्मेशन कंप्लीटेड। कुछ देर बाद सबने पोर्टल पार किया और सीक्रेट रियल्म के अंदर चले गए। जैंग अपने जैकेट की जेब में हाथ डाले इधर उधर देख रहा था। सोच रहा था, क्या यह वाकई सीक्रेट रियल्म का अंदरूनी हिस्सा है? अचानक रियल्म की टॉर्च जल उठी क्योंकि टीम मैचिंग पूरी हो चुकी थी और उसी पल अंदर के सारे मॉन्स्टर्स जैंग और बाकी टीम की तरफ देखने लगे। ये सीक्रेट रियल्म टेम्पल ऑफ द डेड नाम का था और एक सी रैंक का था।
रियल्म खुला हुआ था और इसकी एक खास बात थी, 100% ड्रॉप रेट, यानी हर मॉन्स्टर कुछ न कुछ देगा। लेकिन अगर कोई बीच में भाग गया तो एक्सपीरियंस और इक्विपमेंट दोनों से हाथ धो बैठेगा। अंकल वैंग थोड़ा घबरा गया क्योंकि सामने जो मॉन्स्टर्स थे वो सब अनडेड सोल्जर्स थे। उसने सोचना शुरू किया, सिस्टम ने हमें ऐसे हाई लेवल के डंग से क्यों मैच कर दिया। जैंग ने भी सामने देखकर समझ लिया कि ये सीक्रेट रियल्म इतना आसान नहीं होने वाला। तभी वो पर्पल बालों वाली लड़की आई और बोली, अंकल, क्योंकि जैंग एक डिवाइन रैंक्ड अवेकेंड है, इसलिए सेलेस्टियल सिस्टम ने हमें हाई लेवल रियल्म में भेजा है। अंकल वैंग ने गुस्से से उसकी बात काटी और बोला, जैंग क्रिएशन कैटेगरी का है, फाइटिंग वाला नहीं। लेकिन तभी एक ब्राउन बालों वाली लड़की भी आगे आई और मॉन्स्टर्स को देखकर बोली, हमें ये रियल्म छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन अंकल वैंग ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसने तलवार निकालते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे डंग न रोज रोज नहीं मिलते, और इस बार जैंग हमारे साथ है तो शायद हमारी किस्मत खुल जाए। अंकल वैंग की तलवार निकालते ही अनडेड मॉन्स्टर्स गुस्से में आ गए। वो आगे बढ़ा और बोला, जैंग, तुम पीछे रहो, ये मॉन्स्टर्स आम सीरेंग से काफी ज्यादा खतरनाक है, हम पहले कोर की तरफ बढ़ते हैं। उसने एक मॉन्स्टर के सिर पर तलवार का जोरदार वार किया और पीछे मुड़कर जाई से बोला, जल्दी अपनी टैलेंट को अपग्रेड करो। जाई ने हाथ जोड़कर अपनी पावर एक्टिवेट की और उसके साथ ही एक चमकदार ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। उस पावर से अंकल वैंग की ताकत बढ़ गई और उसने उस अनडेड मॉन्स्टर को वही खत्म कर दिया। जब अंकल वैंग और बाकी लोग लड़ाई में जुटे थे तब जैंग एक तरफ खड़ा होकर बस सब कुछ चुपचाप देख रहा था। वो सोचने लगा कि क्या ये लोग हर दिन बस अपनी जान बचाने के लिए ही मॉन्स्टर से लड़ते हैं। उसे अब समझ में आ रहा था कि क्यों ये लोग हर बार जख्मी होकर लौटते हैं। तभी उसे सीआई की बात याद आई। उसे पता चला था कि सीआई इसलिए एडवेंचरर बनी थी क्योंकि उसे अपने भाई की आंखें ठीक करनी थी, और उसी समय से उसने जैंग का भी साथ दिया। जैंग के मन में आया कि एक दिन जब वो खुद भी ताकतवर बन जाएगा और अच्छे पैसे कमाने लगेगा तब वो इन सबका ठीक से शुक्रिया अदा करेगा। लेकिन जैसे ही वो ये सोच रहा था उसके अंदर की इंसेक्ट मदर एक्टिव हो गई। उसने ठुड्डी के नीचे हाथ रखा और अनडेड मॉन्स्टर की लाश की तरफ देखकर बोली, यहां बहुत सारी मॉन्स्टर्स की खून से भरी लाशें हैं, मुझे इन्हें डिवार करना है। जैन ने अपना चेहरा उस लाश की ओर घुमाया और हल्की सी मुस्कान दी। उसे लगा कि लिटिल नाइन यानी इंसेक्ट मदर को शायद पहले ही इस लाश का पता लग चुका है। अब जैन ने सोचा, क्यों न पहले इसकी ताकत की जांच की जाए। उसने साइड में हाथ फैलाया और एक स्किल यूज किया, लेवल एक पॉइजन बैरियर जिसका नाम था कोरोजन। उसके हाथ की हथेली में एक हरे रंग की जहरीली धुंध इकट्ठी होने लगी। फिर उसने लिटिल नाइन को आदेश दिया, जाओ इस लाश को खा जाओ। लिटिल नाइन ने खुशी से कहा, थैंक यू, और वो जहरीली धुंध लाश की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही सेकंड में जैसे ही वो जहरीली फॉग लाश से टच हुई, शरीर धीरे धीरे घुलने लगा और पलक झपकते ही पूरा मॉन्स्टर का डेड बॉडी गायब हो गया। जैंग ने ये देखकर मन ही मन सोचा, लिटिल नाइन का ये पॉइजनस फॉग बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब लिटिल नाइन ने पूरी लाश को खा लिया तो डिवाउरिंग वैल्यू बढ़कर 10 पॉइंट्स हो गई। लेकिन क्योंकि ये मॉन्स्टर का लेवल बहुत कम था इसलिए ग्रोथ काफी धीमी रही। अब जैंग को समझ में आ गया, लिटिल नाइन को और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स खाने होंगे ताकि उसकी ताकत तेजी से बढ़ सके। एक हाथ जेब में डाले हुए जैंग ने थोड़ा सिर पीछे घुमाकर अंकल वैंग और बाकी 2 लोगों की तरफ देखा और मन ही मन बोला, ये लोग वाकई में शानदार हैं, मैं भी एक दिन इनकी तरह बनूंगा। जिन पार्टनर्स ने सालों से साथ में काम किया था उन्होंने बहुत ही कम वक्त में डंग की गहराई तक पहुंच बना ली थी। लेकिन क्योंकि जहरीली धुंध वाली स्किल अभी भी काफी नई थी और जोंग उसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए गलती से किसी को चोट लगने का खतरा बना हुआ था। इसी वजह से जोंग ने तय किया कि वो अंकल वैंग और बाकी लोगों के पीछे रहेगा और बस मरे हुए मॉन्स्टर्स को संभालेगा। इसी बीच लिटिल नाइन ने उसका ध्यान खींचा। उसने जोंग से कहा कि उसे कुछ महसूस हो रहा है। जोंग ने साइड में देखा तो जमीन से और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स निकलते हुए दिखाई दिए। लिटिल नाइन ने बताया कि उसे उस दिशा में खून और ताजगी की गंध आ रही है। ये नए मॉन्स्टर्स लेवल 10 के शैडो लर्कर्स थे। इनकी ताकत 20 पॉइंट, स्पीड 15 पॉइंट, डिफेंस 10 पॉइंट और स्टैमिना 5 पॉइंट थी। ये छाया में छिपकर कमजोर लोगों का शिकार करते थे।
जोंग इन मॉन्स्टर्स को घूर रहा था और सोच रहा था कि क्या इनका नाम रेड कलर में इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनका लेवल उससे कहीं ऊपर है। लेकिन जब उसने उनके स्टैट्स देखे तो साफ था कि ये सभी शैडो लर्कर्स उससे काफी कमजोर थे। जोंग के पास स्किल एनहांसमेंट यूनाइटेड नाम की एक स्किल थी जिससे उसकी ताकत काफी बढ़ चुकी थी। एक विंडो खुली जिसमें उसका पूरा स्टेटस दिख रहा था। डिवाउरिंग वैल्यू लेवल 1, पहचान लॉर्ड ऑफ इंसेक्ट्स, ऑक्यूपेशन डिवाइन रैंक स्पिरिचुअल मास्टर, टैलेंट्स ग्रोथ ऑफ ऑल थिंग्स, डिवाइन एवोल्यूशन, एंसेस्ट्रल ट्री ऑफ ऑल थिंग्स, तीनों लेवल 1। लिटिल नाइन इंसेक्ट मदर नेचुरल कैलामिटी लेवल की थी। इक्विपमेंट कुछ भी नहीं। स्ट्रेंथ 35, एजिलिटी 31, एंड्योरेंस 27, कॉन्स्टिट्यूशन 20, कॉम्बैट पावर 41 स्टार्स, पैसिव स्किल्स, एक्सपीरियंस रिटर्न और एट्रीब्यूट एनहांसमेंट, डिवाउरिंग वैल्यू 100, एक्सपीरियंस 0। अब जोंग ने सोचा कि क्यों ना अपनी स्किल्स को टेस्ट किया जाए। उसने एक तरफ हाथ बढ़ाया और लिटिल नाइन को आदेश दिया कि वो जहरीली धुंध में बदल जाए और उसके पीछे पीछे चले। लिटिल नाइन ने तुरंत उसकी बात मानी और जमीन से चिपकती हुई जहरीली धुंध में बदल गई। उसी वक्त शैडो लर्कर्स तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। जोंग ने अपना हाथ चेहरे के पास लाया जिससे लिटिल नाइन की जहरीली धुंध निकलने लगी और फिर उसने मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही वो उनके पास पहुंचा, मॉन्स्टर्स ने उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जोंग ने उनके अटैक को चकमा दिया और पलटकर उनके शरीर को छू लिया, जिससे वो जहरीली धुंध उनके शरीर से चिपक गई। अब सारे मॉन्स्टर्स उस जगह को देखने लगे जहां जोंग ने उन्हें छुआ था। जैसे ही मॉन्स्टर्स की बॉडी पर जहरीली धुंध लगी, वो कंफ्यूज हो गए। जोंग एकटक उन्हें घूरते हुए धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर मुट्ठी कस लेता है। साथ ही उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान आ जाती है। इसी वक्त लिटिल नाइन की जहरीली धुंध और भी गाढ़ी हो जाती है और धीरे धीरे मॉन्स्टर्स की बॉडी को अंदर से गलाना शुरू कर देती है। वो उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रही थी। जोंग बस चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। तभी एक के बाद एक कई सिस्टम विंडोज खुलती है और उसे 200 का स्पेशल प्राइज मिलता है। अब जब जोंग मॉन्स्टर्स की लाशों को देख रहा था तो उसके मन में एक ही बात चल रही थी, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और जब उसने देखा कि उसका डिवाउरिंग वैल्यू भी तेजी से बढ़ रहा है तो उसके चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक लिटिल नाइन वहां आती है और बताती है कि पीछे और भी खून वाले शिकार आ गए हैं। मतलब और भी शैडो लर्कर मॉन्स्टर्स वहां पहुंच गए थे। जोंग बस शांत खड़ा रहता है, दोनों हाथ पॉकेट में डालकर। कोई मूवमेंट नहीं करता। फिर वो धीरे से सिर घुमाकर उन मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है और अंदर ही अंदर उसे अंकल वैंग और बाकी टीम की चिंता होने लगती है। अब उसे समझ आता है कि इस डंग के अंदर बहुत सारे छुपे हुए मॉन्स्टर्स हैं। इसलिए उसने ठान लिया कि इन मॉन्स्टर्स को जल्दी से खत्म करता है और फिर तुरंत अपनी टीम की मदद के लिए निकलता है। जोंग लिटिल नाइन से पूछता है, क्या तुम इनसे अकेले निपट सकती हो? तभी धीरे धीरे जहरीली धुंध के अंदर से लिटिल नाइन का असली रूप उभरने लगता है। वो चुपचाप मॉन्स्टर्स को घूरती है, फिर अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, इनको मुझ पर छोड़ दो। ये सब तो मेरे लिए बस छोटे मोटे शिकार है। अगर आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें ताकि आपको इस कहानी की पूरी समझ आ सके। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 3 की कहानी। कुछ मिनट बाद जोंग अंकल वैंग और बाकी टीम की लोकेशन पर पहुंचता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वो देखता है कि अंकल वैंग काफी जख्मी हो चुके हैं और वो दोनों चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिरे हुए हैं। अंकल वैंग दोनों हाथों से तलवार थामे हुए हैं और अपनी पीठ जेड के पीठ से टिका कर खड़े हैं। जेड ने दोनों हाथ आगे बढ़ा रखे हैं और किसी भी हमले से खुद को बचाने के लिए अपनी पावर यूज करने के लिए तैयार खड़ी है। धीरे धीरे मॉन्स्टर्स तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो हमला करने वाले होते हैं, अंकल वैंग के जख्म से खून टपकते हुए उनके चेहरे पर गिर रहा था। वो अपने दांतों को कसते हुए एकटक मॉन्स्टर्स को देख रहे थे। वो जेड से कहते हैं, अंकल वैंग कहता है, हर एक मॉन्स्टर पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम ये लड़ाई जीतकर जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर वो उसकी तरफ मुड़कर कहते हैं, अंकल वैंग कहता है, तुम अभी जैंग को ढूंढो और यहां से निकल जाओ।
जेड चौंक कर उसकी तरफ देखती है और बोलती है। जेड कहती है, आप क्या बोल रहे हो अंकल वैंग? इसी दौरान जब अंकल वैंग का ध्यान जेड की तरफ था, एक अनडेड सोल्जर ने मौके का फायदा उठाया और जोर से भागता हुआ उन पर हमला करने दौड़ा। अंकल वैंग एक हाथ से तलवार पकड़े हुए जेड की तरफ देख ही रहे थे कि तभी उन्हें उस सोल्जर की मौजूदगी का एहसास हुआ। उन्होंने सिर घुमाया और देखा कि मॉन्स्टर की तलवार सीधा उनके सिर की तरफ आ रही है। वो सोचते हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन उसी वक्त जोंग प्रकट होता है। वो हाथ बढ़ाता है और लिटिल नाइन की पॉइजनस मिस्ट का इस्तेमाल करता है। अनडेड सोल्जर की तलवार अंकल वैंग को छूने ही वाली थी कि उससे पहले वो धुंध उसके शरीर से चिपक जाती है और धीरे धीरे उसे अंदर से गलाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। अंकल वैंग पीछे मुड़कर देखता है और चौंक जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। उसी समय जोंग बोलता है। जोंग कहता है, अंकल वैंग, आप लोग ठीक है? अंकल वैंग धीरे से उसकी तरफ मुड़ते हैं। जोंग को देखते ही उनके चेहरे पर हैरानी और सवाल दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते। जोंग अब उनके और पास आता है और एक हाथ साइड में बढ़ाते हुए फिर से पॉइजनस मिस्ट छोड़ता है। अब अनडेड सोल्जर्स एक एक करके गिरने लगते हैं। उनके शरीर धुंध से गलते जा रहे थे। अंकल वैंग अब जोंग की तरफ मुड़ते हैं। तलवार अब भी एक हाथ में है और वो पूछते हैं। अंकल वैंग कहता है, तुम क्रिएशन क्लास अवेकनर होकर ये सब कैसे कर रहे हो? जोंग उसके सामने रुक जाता है और उसके शरीर से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है। जोंग कहता है, मेरे पास एक छुपी हुई एबिलिटी है, पॉइजनस मिस्ट। ये कहते हुए वो फिर से हाथ साइड में फैलाता है और पॉइजनस मिस्ट यूज करता है। अब जब जोंग को पता चलता है कि अंकल वैंग जख्मी है, वो जेड से कहता है। जोंग कहता है, जेड आयो, जल्दी से अंकल वैंग को ले जाकर सीक्रेट रियल्म के पोर्टल तक छोड़ दो। मैं यहां रुककर तुम्हारी रक्षा करूंगा। सभी लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। अंकल वैंग एकटक उसे देखने लगते हैं और फिर कहते हैं। अंकल वैंग कहता है, तुम्हारे पास डिवाइन क्लास है, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक है जोंग। जेड भी अब जोंग को चौंक कर देखती है और कहती है। जेड कहती है, तुम हमारे साथ चलो जोंग, ये लड़ाई अकेले मत लड़ो। उनकी बातें चल ही रही होती है कि जेड अपने होठों पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ी रहती है। वो भी अब गंभीर हो जाती है। जोंग ने अपनी पीठ अंकल वैंग और बाकी लोगों की तरफ कर ली। उसके शरीर से एक तेज और रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी। लेकिन फिर उसने हल्का सा सिर घुमाकर पीछे देखा और अंकल वैंग को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। इतना कहते ही जोंग ने उनकी तरफ पूरी तरह से पीठ कर ली और उन राक्षसों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। तभी सिस्टम की एक भारी नोटिफिकेशन सुनाई दी। सीक्रेट रियल्म की आखिरी स्टेज में मौजूद लोगों की संख्या जरूरी लिमिट पर पहुंच चुकी है। पोर्टल समन किया जा रहा है। अंकल वैंग ने ये सब देखा। जोंग दूर जा रहा था, अकेला, राक्षसों की भीड़ की तरफ। वो कुछ बोलने ही वाला था कि जेडाई ने उसे बीच में टोक दिया। जेडाई ने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया और कहा, जोंग कोई बेवकूफ नहीं है, उस पर भरोसा रखो। थोड़ी देर तक सोचने के बाद अंकल वैंग ने गहरी सांस ली और भरोसे के साथ अपनी तलवार जोंग की तरफ उछाल दी। इसे वापस लौटाना मत भूलना। जोंग ने हवा में ही हाथ बढ़ाकर तलवार को पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोला, डोंट वरी, लौटाऊंगा जरूर। ये तलवार थी नोवाइस कॉन्करस स्वॉर्ड, जिसमें था 25 स्पीड पॉइंट्स, 30 स्ट्रेंथ पॉइंट्स और 2% अटैक स्पीड का बोनस। साथ ही एक पैसिव एबिलिटी भी हमेशा एक्टिव रहती थी। जोंग ने तलवार को अपने चेहरे के पास लाकर उसे गौर से देखा, फिर राक्षसों की तरफ अपनी निगाहें टिका दी। अब मजा आएगा। उसने अंकल वैंग की तलवार से पॉइजनस मिस्ट को एक्टिवेट किया और धुआं धीरे धीरे ब्लेड के चारों तरफ लिपट गया। अनडेड सैनिक अब तेजी से उस पर हमला करने दौड़े, लेकिन जोंग ने उनकी चालों को पल भर में पढ़ लिया। एक झटके में उसने उनकी तरफ कूद लगाई और तलवार घुमा दी। राक्षसों के शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए और हर कट के साथ उनके शरीर में पॉइजनस मिस्ट फैलता गया। धीरे धीरे सारे राक्षस उसकी ताकत के आगे ढेर होते गए, क्योंकि जोंग अब कोई आम लड़ाका नहीं था, वो था द बेस्ट। जोंग लगातार अनडेड सैनिकों से लड़ रहा था, लेकिन तभी
एक और ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ में भी एक तलवार थी और उसकी चाल बाकी अंडे से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। जोंग उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो अब भी बाकी राक्षसों से लड़ाई में बिजी था। लेकिन जैसे ही जोंग ने हल्का सा सिर मोड़ा, उसे एक डरावनी रफ्तार से आता हुआ वो मॉन्स्टर दिखा। जोंग ने बिना देर किए जमीन से जोर लगाकर छलांग लगाई और उस राक्षस के सरप्राइज अटैक से बच गया। मॉन्स्टर की तलवार सीधा जमीन में जा घुसी और जमीन टूट के टुकड़े टुकड़े हो गई। अब उस मॉन्स्टर की नजरें जोंग पर टिकी थी। उसने अपनी तलवार को और कसकर पकड़ा और जैसे ही जोंग हवा में था, दोबारा हमला किया। लेकिन इस बार जोंग ने अंकल वैंग की तलवार से वार को ब्लॉक कर लिया। पर अफसोस, राक्षस की ताकत इतनी ज्यादा थी कि अंकल वैंग की तलवार बीच से टूट गई और जोंग हवा में ही पीछे की तरफ उछल कर गिरा। जोंग किसी तरह से खुद को संभालता है, जमीन पर पैर मारकर अपनी गति को रोकता है और फिर जैसे ही वो नीचे देखता है, उसे समझ आता है अंकल वैंग की तलवार टूट चुकी है। उसका चेहरा हैरान था क्योंकि अब उसे बॉस से ज्यादा चिंता तलवार की थी। वो सोचने लगा कि अब अंकल वैंग को कैसे समझाएगा। ये जो बॉस था वो कोई मामूली दुश्मन नहीं था। ये था अनडेड किंग और इसका लेवल था 15। अनडेड किंग अब खड़ा था, एक हाथ में तलवार और उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था खून का प्यासा गुस्सा। तभी एक पल में अनडेड किंग की बॉडी कांपने लगी और पलक झपकते ही वो जोंग के पीछे प्रकट हो गया। जोंग डर गया। उसने अब तक किसी को इतनी स्पीड में मूव करते नहीं देखा था। उसने झट से अपना सिर घुमाया और गुस्से से अनडेड किंग को घूरते हुए एक नाम पुकारा, लिटिल नाइन। अनडेड किंग की तलवार बस जोंग को लगने ही वाली थी कि लिटिल नाइन वहां प्रकट हुई और उसने सीधा उस तलवार की ब्लेड पकड़ ली। लिटिल नाइन अब अनडेड किंग को घूर रही थी और जोंग से बोली, क्या मैं इसे खत्म कर सकती हूं? जोंग ने बिना एक सेकंड की देरी किए कहा, हाँ, कर दो। इतना सुनते ही लिटिल नाइन मुस्कुरा उठी और सिर्फ अपने हाथों से ही अनडेड किंग की तलवार तोड़ डाली। फिर उसने दोनों हाथ साइड में फैलाए और उसके शरीर से एक जबरदस्त ऊर्जा निकलने लगी जो चारों तरफ फैलने लगी। अनडेड किंग अब अलर्ट हो गया था क्योंकि उसकी तलवार टूट चुकी थी और लिटिल नाइन की ताकत उससे कहीं ज्यादा लग रही थी। लेकिन अब अनडेड किंग ने तलवार छोड़ दी थी और अपने फौलादी मुक्कों से हमला करने का प्लान बनाया क्योंकि उसे लगा शायद लिटिल नाइन ध्यान भटका सकती है। जैसे ही अनडेड किंग ने उस पर अचानक हमला करने की कोशिश की, लिटिल नाइन ने अपनी आंखें खोली और उसकी बॉडी में एक दमदार बदलाव आ गया। अब उसकी आंखों में खून खराबा साफ झलक रहा था। उसने सीधे अनडेड किंग की ओर देखा और अपने टेंटिकल से खुद को डिफेंड किया। अब उसने डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग पोजीशन ले ली थी। उसके टेंटिकल्स तलवार जैसे नुकीले हो चुके थे और उसी से उसने अनडेड किंग पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसके ये शार्प टेंटिकल्स अनडेड किंग के शरीर को चीरते चले गए। पहले उसने उसकी बाई बाह काट दी, फिर दाई और आखिर में सिर भी धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने एक टेंटिकल उस सिर में घुसा दिया और जैसे ही वो पलटी, बॉस का शरीर जमीन पर ढेर हो गया। लिटिल नाइन ने अनडेड किंग का कटा हुआ सिर हाथ में उठाया और जैसे ही उसके शरीर से तेज एनर्जी निकलने लगी, वो ज्यादा खतरनाक लगने लगी। जोंग ये सब देख रहा था और वो मुस्कुरा पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लिटिल नाइन इतनी शांत थी एक सीक्रेट रियल्म बॉस के सामने। उसे लगा अब तो बॉस मारा गया है तो पोर्टल खुल जाना चाहिए। तभी लिटिल नाइन ने जोर से छलांग मारी और जोंग के पास आकर उतरी। अब अचानक एक एनर्जी क्रिस्टल उसके सामने हवा में प्रकट हुआ। जोंग उसे देख रहा था और सोचने लगा, ये क्या है? एनर्जी क्रिस्टल धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और उसने आसपास पड़े मरे हुए मॉन्स्टर से मैजिक खींचना शुरू कर दिया। ये देखकर जोंग हैरान रह गया। कुछ सेकंड बाद एनर्जी क्रिस्टल चमकने लगा और फिर एक विशालकाय मॉन्स्टर प्रकट हुआ। इस मॉन्स्टर का नाम था अनडेड टायरेंट और ये लिटिल नाइन और जोंग दोनों से 20 गुना बड़ा था। अब अनडेड टायरेंट ने एक खतरनाक नजर से जोंग और लिटिल नाइन की तरफ देखा। जोंग सोचने लगा कि कहीं यही क्रिस्टल असली बॉस तो नहीं। फिर उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाई, दांत भींचे और लिटिल नाइन को आदेश दिया,
इस अंडर टायरेंट के अंदर जो एनर्जी क्रिस्टल है उसे खत्म कर दो। अंडर टायरेंट गुस्से में दहाड़ा और उसने अपनी भारी भरकम गदा से लिटिल नाइन पर वार किया। लेकिन एक पल में ही लिटिल नाइन ने वॉल से कूदकर खुद को उस हमले से बचा लिया। जैसे ही उसने अटैक से बचाव किया, टायरेंट ने फिर से अटैक किया। लेकिन इस बार भी लिटिल नाइन ने एक ऊंची छलांग लगाई और फिर से बच निकली। उसकी गदा जमीन से टकराई और जमीन टुकड़े टुकड़े हो गई। लिटिल नाइन हवा में थी और उसकी आंखों में अब भी वही जानलेवा नजरिया था। उसने अपने दोनों हाथ सामने किए और तेज नुकीले टेंटिकल्स अंडर टायरेंट की तरफ बढ़ने लगे। अब लिटिल नाइन ने उस पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन अंडर टायरेंट ने सारे अटैक्स बहुत आसानी से चकमा दे दिए। इतने बड़े आकार के बावजूद इतनी स्पीड देखकर जॉन पूरी तरह चौंक गया। अब उसने नीचे जमीन की तरफ देखा। वहां मलबे के बीच कुछ पौधे दिखे। तभी उसे याद आया कि उसके पास डिवाइन क्रिएशन क्लास की पावर है, स्पिरिचुअल मास्टर। अब वो सोचने लगा, मेरे पास बस एक ही मौका है। अगर आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें, ताकि आपको इस कहानी की पूरी समझ आ सके। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 4 की कहानी। जैंग को अब समझ आ गया था कि अंडर टायरेंट सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद तेज भी है। उसके हर एक वार में इतनी ताकत थी कि अगर सीधा लग जाए तो जैंग के उड़ने के पूरे चांस थे। अंडर टायरेंट ने जमीन से अपनी गदा उठाई और फिर से पूरा मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया। जैंग को ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेकाबू सांड उसकी तरफ दौड़ रहा हो। लेकिन उसे समझ आ गया कि यही इसका सबसे बड़ा कमजोर पक्ष भी है। लिटिल नाइन ने फिर से अपने शार्प टेंटिकल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन टायरेंट ने अपने शरीर को तेजी से घुमाना शुरू कर दिया और सारे अटैक्स को आसानी से चकमा दे दिया। अब वो सीधा जैंग की तरफ बढ़ने लगा, बड़ी रफ्तार में। कुछ ही सेकंड्स बाद वो हवा में जोर से उछला। जैंग ने ऊपर देखा, टायरेंट सीधा उसी की तरफ आ रहा था। उसे समझ आ गया कि अगर अब कुछ नहीं किया तो शायद वो बच नहीं पाएगा। तभी उसने महसूस किया कि जमीन के नीचे कई छुपी हुई जड़ें मौजूद थी। अंडर टायरेंट हवा में था, दोनों हाथों से गदा पकड़े हुए, और जैसे ही वो जैंग के पास पहुंचा, जैंग ने तय कर लिया कि अब समय है अपनी टैलेंट एबिलिटी को यूज करने का। उसने तुरंत जमीन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और एक हरा सा चमकता निशान उसके हाथ में उभर आया। अब उसके टैलेंट की वजह से जमीन के नीचे की स्पिरिचुअल रूट्स धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। जैंग ने अब अपना पूरा ध्यान अंडर टायरेंट पर लगाया और जैसे ही वो पास आया, उसने एक दमदार नजर से उसकी तरफ देखा और हाथ बढ़ा दिया। कुछ ही सेकंड में 4 मजबूत स्पिरिचुअल रूट्स जमीन से बाहर निकली और सीधा टायरेंट के शरीर को चीरते हुए उसमें धंस गई। वो अब हवा में ही फंस गया था, हिल भी नहीं पा रहा था। जैंग का हाथ अब भी हवा में था। उसकी बॉडी से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। उसने लिटिल नाइन की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। बस इतना सुनते ही लिटिल नाइन पलक झपकते ही अंडर टायरेंट तक पहुंच गई। उसने एक हाथ उसके सिर पर रखा और दूसरे हाथ में अपने क्लॉज तैयार किए। फिर खतरनाक नजरों से उसकी तरफ देखा और बोली, समझ गई मास्टर। अंडर टायरेंट को अब खतरे का एहसास हो गया था। उसकी आंखों में डर झलकने लगा। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन दे पाता, लिटिल नाइन ने जोरदार मोमेंटम के साथ हमला कर दिया। उसके शार्प टेंटिकल्स और क्लॉज ने सीधे टायरेंट के शरीर को चीर डाला। शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया और साथ ही स्पिरिचुअल रूट्स भी टूट गई। कुछ ही सेकंड में अंडर टायरेंट की लाश जमीन पर आ गिरी। जैंग अब भी हाथ हवा में उठाए खड़ा था, रूट्स को कंट्रोल कर रहा था। वो धीरे धीरे टायरेंट की लाश को देख रहा था और अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहा था। मैंने कर दिखाया, ये सोचते हुए उसने एक हल्की मुस्कान दी। अब उसे यकीन हो गया था कि जब तक वो अपने स्किल्स का सही यूज करेगा, वो किसी भी लड़ाई में अहम रोल निभा सकता है। लेकिन तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। उसमें लिखा था कि उसकी ग्रोथ एक्सेलरेशन एबिलिटी अब 8 घंटे के लिए कूल डाउन में है। इसी वजह से धीरे धीरे स्पिरिचुअल रूट्स गायब होने लगी। कुछ सेकंड बाद अंडर टायरेंट की लाश से एक कोर बाहर निकला। जैन ने बिना वक्त गवाए जल्दी से उसे तोड़ने का फैसला किया, इससे पहले कि वो कोर उड़ जाए। जैन ने झपट्टा मारा और उसे पकड़ लिया।
फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद की और कोर को चकनाचूर कर डाला। कोर के टुकड़े जब जमीन पर गिरने लगे, जैंग अपनी मुट्ठी को घूरते हुए सोचने लगा, यही अंत था। तभी अचानक कई सिस्टम नोटिफिकेशंस एक साथ स्क्रीन पर दिखी। बधाई हो, आपने सीरिंग की सीक्रेट रियल्म टेंपल ऑफ दी अनडेड को सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया है। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, सिस्टम ने टीम के कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड्स बाद सीक्रेट रियल्म का फाइनल स्कोर तैयार हो गया। सबसे पहले दिखा जैंग चेंग, जो अभी भी लेवल 0 था और जिसकी क्लास थी स्पिरिचुअल मास्टर, उसे मिला एस रेटिंग। फिर आया वांगी, जो लेवल 12 का था और स्वॉर्ड्समैन क्लास से था, उसे मिला बी रेटिंग। लू यिंग, जिसकी क्लास वॉरलॉक थी और लेवल 11 का था, अ रेटिंग। और फिर था मैं, जो लेवल 10 का बॉक्सर था, मुझे भी मिला बी रेटिंग। अब बारी थी टीम रिवॉर्ड्स की। हेवनली सिस्टम ने टीम रिवॉर्ड्स जनरेट करने शुरू किए और एक चमकती हुई विंडो जैंग के सामने प्रकट हुई। कुछ सेकंड्स बाद सिस्टम ने सारे रिवॉर्ड्स लिस्ट कर दिए, जिससे वो विंडो और भी लंबी हो गई। अब जैंग के सामने कुछ हथियारों में से एक चुनने का ऑप्शन था। पहला था एक डैगर, दूसरा एक सेप्टर, तीसरा एक हैवी एक्स, चौथा एक लाइट एक्स और पांचवा था एक हैमर। जैसे ही जैंग डिसीजन लेने वाला था, स्पिरिचुअल रूट्स धीरे धीरे जमीन के अंदर वापस जाने लगी। जैंग सिस्टम की विंडो को घूरता रहा और कुछ सेकंड तक सोच में ही डूबा रहा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर सिस्टम विंडो में डाला और एक डैगर को पकड़ लिया। जैसे ही उसने डैगर बाहर निकाला, उसकी स्टैट्स सामने आ गई। इस डैगर का नाम था एडमास स्विफ्ट डैगर। ये डी रैंक का हथियार था, जो यूजर को +50 अटैक पॉइंट्स और 5% स्पीड बोनस देता था। ये डैगर सोर्ड से जुड़ा था और 2 प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स देता था। जैंग ने इसे एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी धार को चेक किया। उसने सोचा, काफी अच्छा है, और तय किया कि इसे अंकल वैंग के लिए कॉम्पेंसेशन के तौर पर रख लेगा। फिर उसने सिस्टम विंडो की तरफ देखा और सोचा, यहां तो काफी सारा इक्विपमेंट पड़ा है। उसे जल्दी समझ आ गया कि ये सारी चीजें कॉम्बैट क्लासेस के लिए ही थी। वो कंफ्यूज था कि क्या इसमें कोई चीज क्रिएशन क्लासेस के लिए भी है। उसने फिर से सिस्टम विंडो में हाथ डाला और सारे इक्विपमेंट्स के एट्रीब्यूट्स देखने लगा। इस बार उसने हैमर उठाया। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, वो सीधे जमीन से टकराया, क्योंकि वो बहुत भारी था। इस हथौड़े का नाम था कॉल ऑफ द किंग। ये यूजर को +100 स्ट्रेंथ पॉइंट्स देता था और उसकी वजह से -100 एजिलिटी घटा देता था। इसकी खासियत ये थी कि इसमें 10% चांस था 5 गुना ज्यादा क्रिटिकल डैमेज देने का। जब जैंग ने उस हथौड़े को जमीन से उठाने की कोशिश की, तो उसे एक अजीब सा सेंसेशन महसूस हुआ। उसी वक्त एक नोटिफिकेशन विंडो सामने आई। सीक्रेट रियल्म से मिला एक्सपीरियंस रिवॉर्ड किया जा रहा है। जैसे ही उसने ये देखा, वो समझ गया कि उसे इस पूरी फाइट का एक्सपी मिल रहा है और उसी एक्सपी की वजह से अब वो धीरे धीरे उस भारी हथौड़े को उठाने लगा। कुछ ही सेकंड में वो उसे ऐसे उठा पा रहा था जैसे वो हल्का हो। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आई, यूनाइटेड एबिलिटी एक्टिवेटेड। अब जैंग के सारे एट्रीब्यूट्स में 20% का बूस्ट लग चुका था। उसका पूरा शरीर एक जबरदस्त एनर्जी से घिर चुका था। एक हाथ से वो हैमर उठाए खड़ा था और दूसरा हाथ उसने अपनी पैंट की जेब में डाला हुआ था। उसने हैमर की तरफ देखा और मुस्कराया। इंसेक्ट मदर की पैसिव एबिलिटी की वजह से वो अब लेवल 6 पर पहुंच चुका था। यूनाइटेड का असर और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने ये भी महसूस किया कि लेवल के साथ उसकी फिजिकल कॉम्बैट एबिलिटी भी इंप्रूव हो रही थी। तभी लिटिल नाइन उसके पास आई। उसने जैंग की शर्ट को पकड़कर उसका ध्यान खींचा। जैंग जैसे ही ट्रांस से बाहर आया, उसने उसकी बात सुनी। लिटिल नाइन ने सिस्टम विंडो की ओर इशारा किया और मासूमियत से पूछा, क्या मैं ये सब खा सकती हूं? जैंग ने हथौड़ा जमीन पर रखा और उसकी आंखों में देखा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, नहीं लिटिल नाइन, ये इक्विपमेंट अंकल वैंग और बाकी लोगों के लिए है। इन्हें बेचकर पैसे मिलेंगे। अगर तुमने खा लिया तो पेट दर्द हो जाएगा। ये सुनकर लिटिल नाइन ने एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और दूसरे से होठों को छूते हुए उदास नजरों से जैंग को देखा। फिर उसने पीछे मुड़कर अनडेड टायरेंट की लाश की तरफ देखा और पूछा, तो क्या मैं इसे खा सकती हूं? जैंग को एकदम याद आया, अरे
इसकी लाश तो बची हुई है। डिवाउरिंग वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस थी और उसे वेस्ट नहीं किया जा सकता था। जैंग का शरीर फिर से एनर्जी से ग्लो करने लगा और उसने सिर घुमाकर कहा, हाँ, इसे तुम खा सकती हो, ये तुम्हारा ही है। लिटिल नाइन एक सेकंड की भी देरी नहीं करती और सीधे उस विशालकाय लाश की ओर बढ़ जाती है। जैंग ने जब उसकी ओर देखा तो उसे एक बात खटकी, ये लाश थोड़ी ज्यादा बड़ी नहीं है क्या? अगर लिटिल नाइन ने पॉइजनस मिस्ट से इसे कोरोड करना शुरू किया तो शायद उसे थोड़ा वक्त लगेगा। तभी लिटिल नाइन ने हाथ फैलाए, आंखें बंद की, मुंह खोला और बोली, मैं खुद खोद लूंगी। उसका शरीर जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा और कुछ ही सेकंड में वो अपनी नेचुरल फॉर्म में लौट आई। नेचुरल फॉर्म में आते ही उसने लाश को घूरना शुरू कर दिया। आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने मुंह खोला और तेजी से बॉस की लाश की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही लिटिल नाइन ने जोरदार दहाड़ लगाई, उसने बॉस के शव को खाना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस में इतनी तेज हवा चली कि जैंग ने फायदा उठाया और जल्दी से सिस्टम विंडो से सारा इक्विपमेंट हटा लिया। वो एक हाथ में हथौड़ा पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से अपना चेहरा ढकने लगा, क्योंकि लिटिल नाइन की दहाड़ काफी तेज थी। शुक्र था कि यह सब सीक्रेट रियल्म के अंदर हो रहा था। अगर यह सब मेन सिटी में होता तो चाहे जितनी भी कोशिश करते छुप नहीं सकते थे। जैसे ही लिटिल नाइन ने बॉस का पूरा शव खा लिया, सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें जैंग को 400 डिवाउरिंग पॉइंट्स मिल गए। जैंग ने देखा कि उसके डिवाउरिंग वैल्यू बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। उसने सोचा कि जैसा उसने सोचा था, बॉस जैसे मॉन्स्टर का मांस बाकियों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। उसे समझ आ गया कि अगर डिवाउरिंग वैल्यू को तेजी से बढ़ाना है तो और भी ज्यादा बॉस टाइप मॉन्स्टर्स को खाना पड़ेगा। उसी वक्त किसी के कदमों की आवाज आने लगी। जैन ने तुरंत पलटकर देखा और दांत भींच लिए। अंकल वैंग और बाकी लोग आ रहे थे, शायद लिटिल नाइन की आवाज सुनकर। उस वक्त डिवाउरिंग वैल्यू 876 तक पहुंच चुकी थी। जैन तुरंत लिटिल नाइन के पास गया और कहा कि जल्दी से वो अपनी दूसरी फॉर्म में वापस आ जाए। लिटिल नाइन मुस्कुराई और बोली, समझ गई मास्टर। जैंग को थोड़ा अफसोस हुआ क्योंकि डिवाउरिंग वैल्यू पूरा भरने ही वाला था। कुछ सेकंड बाद अंकल वैंग और बाकी लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही जमीन पर पड़ा सारा इक्विपमेंट देखा, उन्हें यकीन हो गया कि जैंग सच में लेवल पास कर चुका था। जैन ने अंकल वैंग को बताया कि उसकी तलवार टूट गई थी, लेकिन बदले में उसने उन्हें एक रेयर डैगर दे दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के अंकल वैंग ने वो डैगर ले लिया और कहा कि अब वो टूटी हुई तलवार का हिसाब नहीं मांगेगा। ज़ेडायो ज़ाई आगे आई और जैंग को बताया कि उसका दिया गया नेकलेस भी एक रेयर आइटम है जिसे बेचकर अच्छा पैसा आ सकता है। वही वायाइके ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, तूने अकेले बॉस को कैसे हरा दिया? जैन ने अपने सिर के पीछे हाथ रखते हुए कहा कि शायद उसका जहर ऐसे बॉस पर ज्यादा असरदार होता है। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक गंभीरता आ गई और वो नीचे जमीन की ओर देखने लगा। हालांकि सीक्रेट रियल्म पूरी तरह से क्लियर हो चुका था, लेकिन एक बार रियल्म क्लियर हो जाने के बाद वो फिर से रिफ्रेश नहीं होता। उसे अब किसी और बॉस से डिवाउरिंग वैल्यू पूरी करनी थी ताकि वो इंसेक्ट स्वार्म की ब्रीडिंग शुरू कर सके, और नया बॉस ढूंढने के लिए अब उसे डेजर्ट की ओर जाना ही पड़ेगा। अंकल वैंग ने जैंग को गौर से देखा और कहा कि ये अफसोस की बात है कि जैंग अब रिसर्च डिपार्टमेंट जाएगा। उसने कहा कि अगर जैंग अभी लेवल 1 भी नहीं है और फिर भी एक बॉस को हरा सकता है तो आने वाले टाइम में वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। फिर उसने पूछा, अब क्या प्लान है? जैन ने मुस्कुरा कर कहा कि उसने पहले इसलिए नहीं बताया था ताकि कोई टेंशन न हो, लेकिन असल में वो नाइट्स वॉच ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर अंकल वैंग दंग रह गया। उसने पूछा, सच में नाइट वॉच ज्वाइन करेगा? जैन ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, 3 दिन बाद निकलूंगा और उससे पहले मैं थोड़ा और लेवल बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए अब जंगल की तरफ जा रहा हूं। अंकल वैंग हैरान रह गया और एकांग ने मुंह पर हाथ रख लिया क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जैंग इतना खतरनाक कदम उठाने जा रहा है। ज़ेडायो ज़ाई ने जैंग का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर बोली, जंगल बहुत खतरनाक है। लेकिन जैंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी हथेली में लिटिल नाइन का जहरीला धुआं निकलने लगा। उसने कहा, मेरी चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। अगर चिंता करनी है तो उन मॉन्स्टर्स की करो। उसी दिन कुछ घंटों बाद जैंग ट्रेन से उतरकर शहर के बाहर पहुंच गया।
ट्रेन कंडक्टर ने ऐलान किया कि जो लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं वो उतर जाएं। जैन ने अपने चेहरे को छुपाने के लिए एक क्लोक पहन रखा था। उसने एक तरफ देखा और कुछ सेकंड वही रुका रहा। सामने एक पुल था जहां अवेकन लोग खड़े थे। सिस्टम अवेकनिंग के बाद से जैंग की भूख बढ़ गई थी और हैरानी की बात यह थी कि खाने से भी उसकी डिवाउरिंग वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। उसने एक ब्रेड निकाली और जैसे ही उसने खाया उसकी डिवाउरिंग वैल्यू 2 पॉइंट्स बढ़ गई। लिटिल नाइन सामने आई, अपना मुंह पकड़ा और नाक सिकोड़ते हुए बोली, तुम्हारा खाना तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। यह सुनकर जैंग ने सोचा कि लिटिल नाइन के लिए कुछ अच्छा खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। उसने हाथ बढ़ाया और सिस्टम से एक मैप निकाला। वो और लिटिल नाइन मिलकर मैप को देखने लगे। जैंग को उम्मीद नहीं थी कि अंकल वैंग उसे इतना सारा सामान दे